सो हे एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। दिस इज शिखा। इस बैच में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज जहां पर जिसका नाम है 700 प्लस पॉसिबल है। ये सभी के सभी नीट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल कोर्स है। इस कोर्स को करने के बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये, जो भी इस बैच में हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं वो आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। यानी आपके सभी पीवाईक्यूज कवर करके ही ये सभी लेक्चर्स आप लोगों को डिलीवर किए जा रहे हैं। सभी के सभी पॉइंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझने हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब इस चैप्टर में ना बहुत सारे बच्चे ना इसको स्किप कर देते हैं, जो आज हम पार्ट पढ़ने वाले, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि यहाँ इस पोर्शन से जेईई एडवांस तक में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो काफी सारी चीजें आज का लेक्चर जो बच्चा ले लेगा ना, ये वाला जो फर्स्ट लेक्चर है, उसके बाद उसको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि देखो लास्ट टाइम पर होता क्या है, लास्ट टाइम पे आपको ये पोर्शन पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। ठीक है, आप एलिमेंट, कंपाउंड, प्योर सब्सटेंस, ये सब चीजें आप लास्ट टाइम पे नहीं पढ़ते हो। आप इन सब चीजों को स्किप करते हुए चलते हो। आपको ऐसा लगता है 9th 10th में पढ़ लिया तो बहुत ही ईजी होगा और ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये पोर्शन आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सही टाइम है इसको कवर करने का। अभी से हम बेसिक इतना अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि बाद में हमें कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखना है। नोट्स आपको साथ साथ बनाने हैं। इसके बाद आपको डीपीपी भी मिल जाएगी, उसके थ्रू आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो इसमें किस टाइप के पीवाईक्यूज पूछे गए वो भी मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर क्या है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा, है ना। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट जिसका अपना मास है, ठीक है, और जिसने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसको हम मैटर बोल देते हैं। जैसे ये पेन है, इसका कुछ ना कुछ मास है और इसने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो ये क्या हो गई बेटा, मैटर हो गई। तो मैटर क्या होगा, देखो एनीथिंग, यहां से देखो, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जैसे कुछ भी, कोई भी चीज, ठीक है, जैसे ये पेन है या आपके आसपास रखी हुई कोई भी चीज है, ठीक है, वो सभी के सभी किस में काउंट हो जाएगी, मैटर में। अब यहाँ पर देखिए बेटा, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन आगे आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम बहुत ही अच्छे से आज डिस्कस करेंगे हर एक चीज को। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैटर को हम बेसिकली दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल बिहेवियर और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर। ठीक है, फिजिकल बिहेवियर के बेस पे आप क्लासिफाई करते हो तो आपको मिलेगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ना इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, कहते हैं कि मैम 5 होती हैं, लेकिन नहीं बेटा, जब आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको आंसर करना है कितनी स्टेट ऑफ मैटर होती है, 3। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, अब देखिए मैटर की प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आपने पढ़ा ही हुआ है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सबसे पहले अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो होता है सॉलिड का, वो क्या होता है, डेफिनेट होता है, फिक्स होता है, राइट। क्योंकि सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो बेटा बहुत ही ज्यादा कम होता है, और ये इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा होता है। स्पेस कम और दोनों सभी के सभी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के काफी ज्यादा पास होते हैं। ठीक है, ये किस में होता है, सॉलिड में, इसलिए इनका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। लिक्विड में डेफिनेट होता है लेकिन गैस में डेफिनेट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इस तरीके से, इनके बीच में कोई भी किसी भी तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो फोर्सेस भाई सॉलिड में बहुत ज्यादा होते हैं, लिक्विड में मॉडरेट होते हैं और गैस में ना के बराबर, यानी बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए स्पेस, अभी मैंने बताया आपको कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या होगा, थोड़ा ज्यादा, और इसमें क्या होगा, काफी ज्यादा, इसलिए तो फोर्स है ही नहीं बीच में, तो वो स्प्रेड हो जाते हैं। उसके बाद देखिए कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है सॉलिड की, बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, कंप्रेस नहीं कर सकते आप सॉलिड को। ठीक है,
लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं, लेकिन गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों? देखो पार्टिकल्स क्या होंगे बेटा, दूर दूर, ऐसे दूर दूर है पार्टिकल्स, ठीक है। जब आप इनको कंप्रेस करोगे तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, धीरे धीरे पास आने लगेंगे, ठीक है। मान लो एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर है, तो जैसे आप कंप्रेस करेंगे पार्टिकल्स पास पास आने लगेंगे, तो कंप्रेसिबल होता है, काफी ज्यादा कंप्रेसिबल होती है गैस, ठीक है। उसके बाद देखो हीटिंग पे एक्सपेंशन किसका जल्दी हो जाता है, सॉलिड जो होता है बहुत कम एक्सपेंड होता है हीटिंग करने पे, क्योंकि भाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, काफी ज्यादा। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है तो भाई उसको तोड़ने में भी तो टाइम लगेगा ना, ठीक है, तो वो एक्सपेंड नहीं करता। इसमें बहुत कम और इसमें काफी ज्यादा, ठीक है। जैसे ही हीटिंग मिलेगी पार्टिकल्स और दूर दूर जाना शुरू कर देंगे और ज्यादा स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे। रिजिडिटी, सॉलिड में क्या होता है, बहुत ज्यादा रिजिड होता है, लिक्विड इतना नहीं होता, गैस भी नहीं होता। ये तो वो पोर्शन है जो आप ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हो, 7th 8th 9th 10th में आप बहुत बार पढ़ चुके हो, ठीक है। अब यहां से ना मेन चीज आपकी शुरू होती है, जहां से आप ये कह सकते हो ये लेक्चर जो है वो बहुत ही अच्छा साबित होगा आप सभी बच्चों के लिए। इसको हम बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ने वाले हैं और ये वाला पोर्शन ना आप नोट डाउन जरूर करें, ठीक है। अपनी नोटबुक लेकर के बैठे आज, क्योंकि आपके सारे डाउट्स मैं यहां से क्लियर करती हुई चलूंगी, ठीक है। सबसे पहले देखो बेटा प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल ले लेती हूं मैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया बेटा, ग्लूकोज हो गया C6H12O6, ठीक है जी। ये है मेरे पास एक एग्जांपल जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। अब इस ग्लूकोज में सिर्फ ग्लूकोज ही तो है, मतलब सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब इस ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन बिल्कुल फिक्स है, राइट। तो ये क्या हुआ, एक प्योर सब्सटेंस हुआ। प्योर सब्सटेंस मतलब जिसके अंदर कॉम्पोजिशन क्या हो, फिक्स हो, और इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन क्या है, फिक्स है। तो ये क्या हुआ, प्योर सब्सटेंस। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर। अब वाटर कितने चीजों से मिलकर बना है, कितने एटम से मिलकर बना है, तो 2 एटम से मिलकर के बना है, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। तो इसके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, फिक्स। अगर उसकी कॉम्पोजिशन फिक्स है तो वो भी क्या हुआ, एक प्योर सब्सटेंस। लेकिन अगर मैं ग्लूकोज और वाटर को आपस में मिला दूं, अगर मैं ग्लूकोज एक प्योर सब्सटेंस है, वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, मैंने इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, मिला दिया, तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया मिक्सचर। ये क्या बन गया, मिक्सचर। कितनी सिंपल सी चीज है, यानी जब 2 सब्सटेंसेस को मैं मिक्स करूंगी, 2 प्योर सब्सटेंसेस को मैं मिक्स करूंगी तो क्या बन जा रहा है, मिक्सचर, ठीक है। और जिनकी कॉम्पोजिशन फिक्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। आई होप क्लियर हो गया होगा अभी ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद प्योर सब्सटेंस में हम 2 चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। अब इसमें ना काफी सारे बच्चों को डाउट होता है कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। वैसे पढ़ते तो हम सभी कुछ हैं, लेकिन फिर भी हम गलती करते हैं, तो आज ये डाउट आपको मैं क्लियर करती हूं, ठीक है। यहां पर ध्यान से आप देखोगे चीजों को, ठीक है। आज मैं आपका सारा डाउट क्लियर करूंगी, यहां से नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है। सॉरी, यहां पर देखो, जैसे मानो अपने पास एक पार्टिकल है बेटा, ठीक है। अब पार्टिकल को मैंने क्लासिफाई किया किसमें, एटम और किसमें बेटा, मॉलिक्यूल में, है ना। एटम में और मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो एटम क्या है, पूछोगे मैम ये भी कोई पूछने वाली बात है, एटम क्या है, हम सबको पता है ना। जैसे हाइड्रोजन क्या है, एक एटम है। जैसे ऑक्सीजन क्या है, एक एटम है। जैसे कार्बन क्या है, एक एटम है ना। ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। लेकिन मॉलिक्यूल क्या है, जब मैं 2 एटम्स को मिला दूं, जैसे कि H2 है, अब इन दोनों को H2, अब H और H के बीच में कोई बॉन्ड है, राइट। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो गई। तो भाई ये तो बात समझ में आई कि एटम क्या है, H सिंगल एक एटम है। लेकिन जब मैंने H को किसी ना किसी एक H को दूसरे H के साथ कोई ना कोई बॉन्ड बना और H2 मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे CO2 है, CO2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है ना। 2 डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। जैसे वाटर क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, राइट।
अब क्या है, जो प्योर सब्सटेंस होता है, क्या होता है, जो प्योर सब्सटेंस होता है उसको हम क्लासिफाई करते हैं किसमें, एलिमेंट में, और क्लासिफाई करते हैं किसमें, कंपाउंड में, है ना जी, एक बार एलिमेंट में और एक कंपाउंड में। अब यहां पर क्या है, यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, जैसे एलिमेंट क्या है, जैसे मान लो आपके पास है मैग्नीशियम, आपके पास क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है, तो ये क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है, जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना हो। अब मैग्नीशियम में तो सिर्फ मैग्नीशियम है ना, तो वो क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया। बात समझ में आया। जैसे आयरन है, ये एक एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि भाई आयरन में तो क्या है, एक ही टाइप के एटम से मिलकर ये बना है, तो ये क्या हुआ, एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कंपाउंड क्या होगा, जैसे मान लीजिए बेटा आपके पास CO2 है, ठीक है, जैसे आपके पास क्या है, CO2 है, तो ये क्या है, कंपाउंड, क्योंकि ये, अब आपने इसको कंपाउंड क्यों बोला, क्योंकि ये डिफरेंट एटम से मिलकर बना है, इसलिए आपने इसको कंपाउंड बोल दिया, है ना, ये डेफिनेशंस हम जानते हैं। लेकिन काफी सारे बच्चों को यहां पर इशू आता है कि अगर आप कह रहे हो कि ये एटम है, तो एटम और एलिमेंट में क्या फर्क है, और मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या फर्क है ना, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि कंफ्यूजन जो है वो तो इसी एरिया में सबसे ज्यादा है, क्योंकि बात तो सेम ही है, तो फिर आप अलग अलग क्यों बोल रहे हो। देखो अब ध्यान से मेरी बात को सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। जैसे मान लीजिए बेटा, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे मानिए आपके पास है हाइड्रोजन, ठीक है जी, आपके पास क्या है, हाइड्रोजन। तो अब सोच करके देखो, हाइड्रोजन एक प्योर सब्सटेंस है ना, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन एक टाइप के एटम से मिलकर बना है, तो ये क्या हुआ, एलिमेंट ही तो हुआ, ठीक है। तो ये एक प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस में क्या है, ये एलिमेंट है। बात समझ में आई, ठीक है। फिर से सोचोगे और समझने की कोशिश करना, हाइड्रोजन क्या एक प्योर सब्सटेंस है, यानी ये एक टाइप के एटम से ही मिलकर बना है, तो ये क्या हुआ, एलिमेंट हुआ। लेकिन हाइड्रोजन नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, द पॉइंट इज कि जब हाइड्रोजन नेचर में एग्जिस्ट कैसे करेगा, तो भाई आप कह रहे हो H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा मैम, है ना, खाली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अब H2 क्या हो गया भाई, H2 हो गया एक मॉलिक्यूल, H2 क्या हो गया भाई, एक मॉलिक्यूल, यानी कि ये एलिमेंट इस मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्लियर हुई चीज, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में आप देखो क्या एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है, राइट। तो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना, तो ये क्या हुआ, ये तो हुआ कंपाउंड, ये क्या हुआ, कंपाउंड। लेकिन ये नेचर में एग्जिस्ट कैसे करता है, तो आप बोलोगे CO2 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। अब CO2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ मॉलिक्यूल। बात समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। एक एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल और ले लेती हूँ, जैसे मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। अब सोच करके देखो, क्या मैग्नीशियम एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि मैग्नीशियम तो सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है ना, तो ये क्या हुआ, एलिमेंट, ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। लेकिन ये नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, तो आप बोलोगे Mg, और Mg क्या है, एक एटम, यानी कि एलिमेंट एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अभी क्लियर हुआ, आई होप अभी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि अब देखो ये क्वेश्चन ना कई बार आपको परेशान करते हैं, जैसे कि आपको मेरे को बताना है कमेंट्स में, मैं आपको 2 दे देती हूँ, या फिर एक आप बताइएगा, बोरॉन क्या है, एक एलिमेंट है या कंपाउंड। रिकॉर्डेड को ये जो लेक्चर है इसको स्टॉप करके आपको खुद से ट्राई करना है बोरॉन, और आपको ट्राई करना है फास्फोरस। ये दोनों आप मुझे बताइएगा, क्योंकि ये तो एडवांस में भी आया हुआ है ना जी, ये एडवांस में भी आया हुआ है, तो ये छोटी छोटी चीजें आई हुई हैं, बताओ। और जब हमारा बेस ही क्लियर नहीं होगा तो कैसे करेंगे हम ये सारी चीजें, है ना, तो नहीं कर पाएंगे। तो भाई आप ध्यान रखिएगा, अब मैं बता देती हूँ, अब इस रिकॉर्डिंग को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। बोरॉन क्या है, बोरॉन एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि बोरॉन
एक ही टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है। तो ये क्या हुआ? एलिमेंट हुआ। क्या हुआ भाई? एलिमेंट हुआ। ये छोटी सी बात आपको देखो कितनी हार्ड लग रही है, अभी नहीं लग रही होगी ना, क्योंकि आप सारा बेस समझ गए हो अभी। उसके बाद देखो फास्फोरस। फास्फोरस एक प्योर सब्सटेंस है? बिल्कुल है, क्योंकि ये एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है। तो ये क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। अब ये नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है भाई? P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये P4 क्या है? मोलिक्यूल है। P4 क्या है भाई? मोलिक्यूल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अब समझ में आ गई होंगी, अब कोई डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके ऊपर, इस स्लाइड के ऊपर। देखो अब हम पढ़ते हैं मिक्सचर क्या होते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, अभी मैंने आपको बताया जब दो प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्स कर रहे हैं तो मिक्सचर होता है। अब ये दो टाइप का होता है बेटा, पहला होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। दूसरा क्या होता है? हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया? देखो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, शुगर इन वाटर, या फिर आप एक एग्जांपल ले सकते हो सॉल्ट इन वाटर। मतलब कैसे समझेंगे इसको? आपने एक वाटर कंटेनर में एक वाटर लिया, उसमें आपने शुगर को डाल दिया और आप शुगर उसके अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई, है ना, हो गई। तो ये क्या है? मतलब शुगर की जो कॉम्पोजिशन है उस पूरे के पूरे कंटेनर ऑफ वाटर के अंदर, तो वो क्या है? सारी की सारी यूनिफॉर्म है ना, तो वो क्या हो गया? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जब कॉम्पोजिशन क्या हो? यूनिफॉर्म हो, पूरे सॉल्यूशन में कॉम्पोजिशन क्या हो? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं भाई? होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन अगर कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म ना हो, जैसे कि दो दालों को आप मिक्स करो, पल्सेस को मिक्स कर देते हैं हम, ठीक है, या फिर आपने शुगर को मिक्स कर दिया किसी दाल के साथ, ठीक है, तो अब क्या हुआ? कहीं पर चीनी कम, कहीं पर चीनी ज्यादा, तो ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, यानी हर जगह कॉम्पोजिशन सेम नहीं है, तो इसलिए नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो गया, है ना, पूरे सॉल्यूशन के अंदर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल पल्सेस का मिक्स होना भी हो सकता है, सोल्ट एंड शुगर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहां तक। ठीक है, आई होप बिल्कुल बेस आपका क्लियर हुआ होगा यहां तक। उसके बाद चलिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। बहुत कॉमन चीजें हैं, एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगी, नया टॉपिक है, बहुत अच्छी चीज है ये। देखो यहाँ पर भी डाउट होते हैं काफी सारे बच्चों के। ये वाला जो है ना, नीट और बिट सेट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ना काफी सारे बच्चे छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन आया हुआ है बेटा यहाँ, ठीक है। जेई वाले बच्चों के लिए काम का नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन नीट और बिट सेट वाले बच्चे इसको स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो मेन जो आपके पास हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो है टेम्परेचर, और हम यहाँ पर पढ़ने वाले कि टेम्परेचर में 3 कॉमन स्केल्स होते हैं जिससे कि हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। पहला होता है केल्विन स्केल, फिर होता है सेल्सियस और फिर होता है फ़ारेनहाइट। ठीक है जी, ये तीनों स्केल है। ठीक है, अब आपको समझना है बहुत ही शांति से कि भाई इसको कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए। ये 2 मेन स्केल है जो हमारे सबसे ज्यादा काम के होते हैं, ये 2 मेन स्केल होते हैं हमारे पास। ठीक है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले कन्वर्जन करते हैं यहाँ पे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के, कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो भाई अगर आपको सेल्सियस में दे रखा है, जैसे एक एग्जाम्पल भी ले लेती हूं मैं अभी, जैसे देखो बेटा मैंने 25 डिग्री सेल्सियस लिया, ठीक है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो कैसे करेंगे भाई? तो इस डिग्री वाले सेल्सियस का 9/5 करके, ठीक है, प्लस क्या कर देंगे? 32, प्लस क्या कर देंगे? 32। अब यहां से देखो 9/5 यहां हो गया 25 डिग्री सेल्सियस, प्लस क्या हो जाएगा? 32 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, अब यहां से देखिए 45 प्लस 32 कितना हो गया? 77 फ़ारेनहाइट। कितना इजी है, फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए, फॉर्मूला अगर आता है तो बाकी कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ठीक है, एक और कर लेते हैं हम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जैसे आप कन्वर्ट करके दिखाइए 37 डिग्री सेल्सियस। यहीं पर आप स्टॉप करेंगे वीडियो को, खुद से ट्राई करना है आपको। ठीक है,
37 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करिए डिग्री फ़ारेनहाइट में, बताइए। अब यहां पर कैसे करना है, वही सेम फॉर्मूला लगाना है, 9/5 और यहां पर आ जाएगा 37 प्लस क्या हो जाएगा बेटा 32, इसको कन्वर्ट करिएगा। आपको ये कैलकुलेशन आप कर लेना, कैलकुलेशन करके आपका आंसर आएगा 98.5। ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करके देखेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको ये सब चीजें करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। अगर हम फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, कुछ याद नहीं करना है, एक फॉर्मूला याद करना है बस। ऐसे नहीं कि आप दोनों पे रट्टा लगा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि लर्निंग पोर्शन हमें कम से कम करना है। आपके पास बहुत सारी चीजें आएंगी याद करने के लिए, ये सारी चीजें हमें इस तरीके से मैसअप नहीं करनी है कि आप लास्ट टाइम पे भूल जाओ, नहीं। देखो, इसी फॉर्मूले को याद करना है। हमारा मेन फॉर्मूला क्या है भाई, 9/5 कर दो डिग्री सेल्सियस का और प्लस कर दो 32, है ना। अगर मुझे डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है तो अब क्या होगा, इस 32 को पहले यहां ले जाओ, है ना, 32 को यहां ले जाओ। ठीक है, और फिर क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 5/9। तो हमें याद ही क्यों करना है, याद नहीं करना, एक फॉर्मूला करना है, ये तो हम खुद ड्राइव कर लेंगे, हमें सब कुछ मैसअप नहीं करना अपने माइंड में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो, एक चीज और भी यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, मैं लिख देती हूँ। जब भी आपके पास डिग्री सेल्सियस है और आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करिएगा, ठीक है, 273 आप ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, 273 आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बस 273 इसमें ऐड कर देंगे आप। ठीक है, यानी कि केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 केल्विन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास सेल्सियस दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, प्लस 273 आप कर देंगे, बाकी कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। इतना आ गया होगा, बहुत इजी लगा होगा यहाँ तक, आई होप। देखिए, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। उसके बाद चलेंगे हम ये टॉपिक, राइट। ये बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, काफी सारे बच्चे, तो मैंने जितने भी बच्चे देखे हैं वो सभी के सभी इस पोर्शन को स्किप कर देते हैं, लेकिन ये पोर्शन आपको आना ही चाहिए। आपके फिजिक्स में भी आता है, ठीक है, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं, लेकिन नीट में आए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूरा इग्नोर कर देना, इग्नोर नहीं करना इस टॉपिक को। ठीक है, देखो, अब अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, पहले तो ये समझो कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मतलब ये क्या कर रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है। ठीक है, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से हम पढ़ेंगे। देखो, अगर मानो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है, आप मान लीजिए, देखो इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, एक्चुअल में कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता है ना, परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं दे सकता, और कोई भी मशीन आपको 100% करेक्ट रिजल्ट भी नहीं दे सकती। कुछ ना कुछ रिजल्ट हमेशा प्लस माइनस आता ही है, कुछ ना कुछ पॉइंट पे ऐसा आता है कि कुछ ना कुछ एरर आ ही जाता है, चाहे कुछ पॉइंट भर का ही क्यों ना हो, राइट। वहां पर उन सभी चीजों को सिग्निफिकेंट फिगर्स की हेल्प से हमने रिजॉल्व करने की कोशिश करी है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास जो है वो 9.4 मैंने बताया आपको, ठीक है, मैंने बताया कि 9.4 ग्राम के आसपास है इस ऑब्जेक्ट का मास, लेकिन एक्चुअल में जो उस ऑब्जेक्ट का मास था वो हो गया 213, मतलब 9.4 213 इतना आया। ठीक है, मैंने कितना बताया 9.4, ठीक है, और एक्चुअल मास कितना था 9.4213 था। तो अब आप देखो कि यहां पर ये जो लास्ट वाली डिजिट है, ठीक है, ये तो सर्टेन अमाउंट है, ये तो सर्टेन है, 9 तो है ही, लेकिन कहां पर हमें डाउट है, हमें डाउट है इस वाले में कि भाई ये 9.3 या 9.5 के आसपास भी हो सकता है। तो हमने ओवरऑल करके जो है आंसर करके अनसर्टेनिटी के साथ 9.4 बोल दिया, क्योंकि 4 क्या है, अनसर्टेन है। ठीक है, अब देखो, यानी कि इसमें ही तो अनसर्टेनिटी है और इसी को हमें रिजॉल्व करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स की हेल्प से। ठीक है, ये जो एरर आप देख रहे हैं, अनसर्टेनिटी देख रहे हैं, यही चीज हमें करनी है। अब बाकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो डेफिनेशन क्या कहती है, नीट वालों को डेफिनेशन अच्छे से पढ़नी है। डेफिनेशन देखिए क्या कहती है, कह रही है द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल एंड द कैलकुलेटेड। अभी हमने वही तो किया, ठीक है,
values is indicated by mentioning the number of significant figures. अभी यही मैंने आपको बताया, right? अब पता तो लगे significant figures है क्या, तो इसकी definition देखिए. These are those meaningful digits which are known with certainty. ठीक है? The uncertainty is indicated by writing the certain digit and the last uncertain digit. अब 9.4 मैंने आपको बताई थी, जो एक्चुअल थी वो ये थी, तो ये क्या है? 9 तो सर्टेन है, यहां पर है अनसर्टेनिटी, तो है ना, अनसर्टेनिटी तो यहीं पर है. तो हम क्या करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ प्लस माइनस रिजल्ट आ जाता है, एरर आ जाता है कुछ ना कुछ. ठीक है, तो यही वो बता रहा है. ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है. अब इसके कुछ रूल्स भी हैं बेटा, लेकिन रूल्स को पढ़ने से पहले दो चीजें और हम डिस्कस कर लेते हैं. पहला, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन. देखो भाई, प्रिसाइज वर्ड आपने सुना होगा, उसी से रिलेटेड हम इसको पढ़ेंगे. देखो, एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसाइज वैल्यूज क्या होती है. जैसे आप टाइट्रेशंस करते हो बेटा, है ना, तो टाइट्रेशंस में आप हमेशा क्या करते हो, 3 बार वैल्यू लेते हो, है ना. मतलब वहां जैसे मान लो आपके पास वैल्यू आई 10.1, 10.2, 10.3, ऐसी वैल्यूज आती है आपकी जब आप टाइट्रेशंस करते हो. कभी आप लैब में गए हो, आपने टाइट्रेशंस की हो, तो आपके पास ऐसे वैल्यूज आती हैं. ठीक है, 10.1, 10.2, 10.3. तो ये क्या है, ये आप देख रहे हो बहुत माइनर डिफरेंस है दोनों वैल्यूज या तीनों वैल्यूज के बीच में, है ना. अगर मैं कहूं 19.4 और मैं कहूं 19.5, तो दोनों वैल्यू एक दूसरे के क्लोज हैं बहुत, है ना. दोनों ही वैल्यूज एक दूसरे के क्या है, बहुत क्लोज हैं. मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज है कि इट रेफर्स टू क्लोजनेस, मतलब दोनों वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज है. 2 और मोर मेजरमेंट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी दैट अग्री विद वन अनदर, है ना. तो ये दोनों वैल्यूज क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोज. तो इसी को बोलते हैं प्रिसाइज्ड वैल्यूज, मतलब दोनों वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज है. लेकिन एक्यूरेसी का मतलब हो गया इन दोनों में से, ये ध्यान से समझना, इट इज अ मेजर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ सेट ऑफ मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू. यानी कि एक्चुअल वैल्यू के कितने पास है वो. ठीक है, जैसे मैंने कुछ कैलकुलेशंस करी और कैलकुलेशंस करने के बाद जो उसका सारी चीजें कर ली मैंने, उसके बाद मैं ये देखूंगी वो एक्चुअल वैल्यू के कितने पास है. ठीक है, उसको मैं मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू बोल दूंगी. ठीक है, जैसे मानो मैंने कोई चीज करी और मेरे को उसका रिजल्ट चाहिए था 20. ठीक है, अब काफी सारी कैलकुलेशन करी, कुछ कैलकुलेशन आई होंगी 7.4, कुछ कैलकुलेशन आई होंगी 7.5, एक वैल्यू आ गई 19.6. तो मैं देखूंगी एक्चुअल वैल्यू के आसपास कौन सी है, उसको हम बोल देंगे मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, है ना. तो बहुत सिंपल सी बात है कि एक्यूरेसी क्या है, इट इज द मेजर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल, मतलब जो आपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो वैल्यू निकाली है, ठीक है, उसके बीच में और एवरेज वैल्यू के बीच में, ठीक है, डिफरेंस निकालना है फ्रॉम द सेट ऑफ द मेजरमेंट्स एंड द ट्रू वैल्यू. वो ट्रू वैल्यू के कितने पास है, ठीक है, वो आपको देखना है और उसी को हम बोलते हैं एक्यूरेसी. ठीक है, बात समझ में आई, बहुत सिंपल सी चीज थी ये. ठीक है, उसके बाद देखेंगे रूल्स. रूल्स किसके देखने हैं हमें, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल. पहली चीज आप देखेंगे, देखो बहुत ध्यान से पढ़ना है और मैं आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं करूंगी बिल्कुल भी. ठीक है, मतलब आप क्या करूंगी, मैं एक एग्जाम्पल लिख दूंगी, आप वो एग्जाम्पल लिख लेना अपनी नोटबुक में, ताकि लास्ट टाइम पे जब भी आपको ये टॉपिक रिवाइज करना, आप सिर्फ एग्जाम्पल्स देख लेना. ठीक है, बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इतना हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे अभी. सबसे पहले देखो, पहला, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ठीक है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट्स होते हैं. जैसे मानो मेरे पास है बेटा 296, ये सभी के सभी क्या है, नॉन जीरो है. तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स ये सभी के सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट. तो कितने हो गए भाई, 3 हो गए, 3 हो गया. ठीक है, पहला रूल आया समझ में. जैसे इसमें दे रखा है 3.132, अब इसमें ये सारी जो डिजिट्स है वो क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स है. तो ये सभी के सभी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी. तो यहाँ पर कितनी है भाई, 4. अगर मैं कहूं 386, तो अब मैं पूछूं आपसे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें, तो आप बोलोगे 3, क्योंकि सभी के सभी नॉन जीरो हैं. पहला रूल आया समझ में, कितना इजी है ये. ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम सेकंड रूल की तरफ. सेकंड रूल आपको क्या कहता है, ध्यान से देखना, जीरोस बिटवीन
टू नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है, आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जैसे मैंने बोला 4 और 8, मेरे पास दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ठीक है, और जीरोस इनके बीच में मान लो 2 जीरो हैं, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि ये भी सिग्निफिकेंट काउंट होंगी, ठीक है। अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरोस आ गई तो वो सभी जीरोस सिग्निफिकेंट होंगी, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 4 हो गया। कितने हो गए भाई? 4। जैसे हम मान लीजिए 3.01 हो गया, है ना, तो ये दो नॉन जीरो हैं और इसके बीच में क्या आ गया? जीरो आ गया, तो ये भी क्या काउंट होगा? सिग्निफिकेंट काउंट होगा। तो अब कितने डिजिट्स हो गए? 3 हो गए, ठीक है। अगर मैं कहूं 50006, अब कितनी हो गई सिग्निफिकेंट फिगर्स? 1 2 3 4 5, तो यहां पर हो गई 5। ये हो गया आपका सेकेंड रूल। आप एग्जाम्पल्स को देखना, आपको एग्जाम्पल देख करके कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, एग्जाम्पल्स को नोट डाउन करो एक जगह। नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे हम, रूल नंबर 3। देखो रूल नंबर 3 आपको क्या कहता है, कितना सिंपल सी चीजें हैं, देखो ध्यान से। द जीरोस preceding to the first non-zero number, ठीक है, to the left of the first non-zero number are not significant। कह दो भाई ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, देखो अब इसको आसान चीज में कन्वर्ट करते हैं, आसान सी चीज लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मानो आपके पास एक एग्जाम्पल लिया मैंने, दैट इज 0.324, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, राइट। तो ये कह रहा है कि जितने भी लेफ्ट में ये जीरो है ना, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट नहीं होगा। बात समझ में आया? ये जो जीरोस हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को दिखा रही हैं, बाकी इनका कोई भी रोल यहाँ पे नहीं है। वो ये कह रही हैं कि ये जो आगे वाली जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। मतलब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो भाई इसमें 3 होंगी। बात समझ में आए? इसमें कितनी होंगी? 3 होगी। वो ये सिंपल सी बात हमें बोल रहा है। कितना सिंपल सा रूल है ये बताइए। एग्जाम्पल्स लिख लीजिएगा, मैं बार बार यही कह रही हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा, 4th और 5th रूल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में एज इट इज, तभी मैंने इनको एज इट इज लिखा है ताकि आप एनसीईआरटी लेकर के भी बैठो तो आपको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, ऑल जीरोस एट द एंड, ठीक है, ध्यान से देखना, जितनी भी जीरोस एट द एंड आती हैं या फिर टू द राइट ऑफ द नंबर, वो सभी के सभी क्या काउंट होंगी? सिग्निफिकेंट नंबर्स, फिगर्स कहलाएंगी वो, प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। यानी कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ है, ध्यान से देखना, अगर मेरे पास ऐसा कुछ है, तो अभी हमने रूल पढ़ा था ना कि जो पहले वाली जीरोस हैं, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगी, यही पढ़ा हमने। अब बाद वाली जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट काउंट होंगी, ठीक है। पहले वाली जो जीरो है उसको मारो गोली, जो बाद वाली जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगी। यानी कि अब कितना हो गया भाई सिग्निफिकेंट फिगर? अगर मैं निकालूं तो कितना हो गया? तो ये हो गया 3, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें हो गए। जैसे 0.3860 ऐसा मैं बोल दूं तो अब ये वाला इसको मारो गोली, ये तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं, राइट। अब यहाँ पर कितना बचा? 1 2 3 4, ये वाली सिग्निफिकेंट जीरो काउंट होगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है ये। आ गया बात समझ में? अब इस रूल को भी ध्यान से समझना। देखो, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, बहुत छोटी सी चीज है और इसको बहुत ही अच्छे से समझने की हमें जरूरत है। देखो, जैसे मानो बेटा मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल 100, मेरे पास है सिर्फ 100, ठीक है। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है? एक रूल आपको यहाँ पर लिख लीजिएगा, जितनी भी टर्मिनल जीरोस होती हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। जितनी भी टर्मिनल, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, मैं एक जगह एग्जाम्पल्स इकट्ठा करने की कोशिश करूंगी आपका, ताकि आपको बहुत ही आसानी हो जाए, ठीक है। देखना, अब मैंने माना 100, तो 100 है ये, ठीक है। तो जितनी भी टर्मिनल जीरोस होती हैं वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो अब यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? ओनली 1। कितना होगा? ओनली 1।
लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 2 3.0 तो अब ये सभी के सभी सिग्निफिकेंट होंगी। यानी अब कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 5। ये आपको समझने की बहुत ही अच्छे से जरूरत है, ठीक है, इसको आपको समझना है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखना एक छोटी सी चीज, मैं यहीं पर लिख रही हूँ सारी चीजें। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 मल्टीप्लाई में 10 रेज टू पावर 2, इस फॉर्म में लिख सकती हूँ 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2, ऐसा मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हुआ 1 ही तो आया, कितना आया 1 ही तो आया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1.00 10 रेज टू पावर 2 तो अब कितने काउंट हो गए, अब हो गए काउंट 3। ये डिफरेंस आपको समझना है, क्लियर हुआ। देखो कितना क्लियर मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। फिर से एक बार इसको स्लाइड को वापस देखते हैं। देखो फोर्थ रूल आपको कह रहा है कि जितनी भी जीरोस एंड में आ रही हैं वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट होंगी, लेकिन प्रोवाइडेड ये है कि वो डेसिमल पॉइंट के राइट में होनी चाहिए, ठीक है, जैसे हमने ये लिखा। अब देखो ये जो आगे वाली जीरोस है ये तो सारी की सारी क्या हो जाएंगी बेटा नॉन सिग्निफिकेंट, हमने पहले ही पढ़ लिया ये रूल। और ये वाला जो है बाद वाली जीरोस ये सिग्निफिकेंट होंगी क्योंकि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर है। तो कितने हो गए टोटल 3 हो गए। पहला रूल रिपीट किया मैंने ये। अब यहां पर देखो 0.3860 तो पहले वाले को मारो गोली, वो तो काउंट ही नहीं होगा क्योंकि वो सिग्निफिकेंट फिगर है ही नहीं। राइट साइड डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाला सिग्निफिकेंट काउंट होगा। तो टोटल कितने हुए 4, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया कि 100 है तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा सिर्फ 1, क्योंकि जो जितनी भी अभी डेसिमल नहीं है यहाँ पे, है ना, तो डेसिमल नहीं है तो राइट साइड वाला सिग्निफिकेंट नहीं काउंट होगा। ये चीज आपको समझनी है और इसी बात पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको 1.00 लिख दूं तो यहां पर अब राइट साइड है डेसिमल पॉइंट के, तो ये सिग्निफिकेंट काउंट होगी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। तो ये सभी रूल्स को एक ही स्लाइड पर लिख करके, एक ही पेज पर लिख करके आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स लिख लेने हैं, क्योंकि उस वक्त पे लास्ट टाइम पे हमें ये सब पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन ये बेसिक है और यहाँ से क्वेश्चन आ भी चुका है, हम बहुत बार ये पार्ट स्किप कर देते हैं, लेकिन इसको अभी इग्नोर नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल भी। अब चलिए इस बात को भी हम अच्छे से समझ लेते हैं, ये पार्ट हमें क्या कह रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अगेन आपको बहुत काम आएगा। देखो फटाफट से यहाँ पर देखो भाई, अगर आपके पास बहुत सिंपल सी चीज दी हुई है, जैसे अब है ये 2.16, ठीक है, पहले इसको पढ़ भी लेते हैं फिर मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के बता देती हूँ। इफ द लेफ्ट मोस्ट डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज मोर देन 5, ठीक है, द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि मान लो मेरे पास है 2.16, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर ये वैल्यू, ये वाली जो लास्ट वाला नंबर है, अगर ये 5 से ज्यादा है, अगर ये क्या है नंबर 5 से ज्यादा है, तो इससे जो पहले वाला नंबर होगा उसमें आपको 1 बढ़ा देना है, ठीक है। तो यानी कि कितना हो जाएगा 2.2 हो जाएगा इस तरीके से। पहला रूल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे अब। इफ द लेफ्ट मोस्ट डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज लेस देन 5, अब क्या बोल दिया बेटा लेस देन 5 बोल दिया, ठीक है। द प्रीसीडिंग नंबर इज रिटेन्ड, यानी वो क्या कह रहा है, अगर यहां पर 2.14 ले लूं मैं, ठीक है, अब ये वाला जो लास्ट वाला नंबर है ये क्या है 5 से कम है, ये क्या है बेटा 5 से कम है, तो इससे जो पहले वाला नंबर होगा वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। 5 से ज्यादा होगा तो प्रीसीडिंग नंबर में 1 ऐड हो जाएगा, और अगर 5 से कम हुआ तो वो एज इट इज ही रह जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट देखो बहुत इजी चीजें हैं। देखो इफ द लेफ्ट मोस्ट डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज इक्वल टू 5, अब क्या बात कर दी उसने, इक्वल टू 5 की बात कर दी, ठीक है। द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज्ड इफ इट इज इवन इंक्रीज्ड बाय 1, इफ इट इज ऑड तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। देखो अब ध्यान से एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मानो 3.25 ले लिया।
अब ये जो लास्ट वाला नंबर है वो तो 5 है, ना तो मोर देन 5 है ना लेस देन 5 है, अब तो 5 वाला केस है। तो कह रहा है कि अगर इससे पहले वाला नंबर, ध्यान से देखना, अगर यहां पर ये वाली चीज इवन है, इससे पहले वाला नंबर क्या है, इवन है, ठीक है, तो वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा, उसको हम काउंट करेंगे 3.2 ही काउंट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं 3.35, अब ये लास्ट तो 5 है, लेकिन इससे पहले वाला जो है वो क्या है, ओड है, पहले वाला क्या है, ओड नंबर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, उसमें एक बढ़ जाएगा, प्रीसीडिंग नंबर में एक इंक्रीज होकर के आंसर आप लिखोगे 3.4। बात समझ में आ गई? तीनों रूल्स इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, तो ध्यान रखना कि जब आप न्यूमेरिकल पोर्शन करोगे आपको बहुत जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पोर्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। आइए, यहां से हमारा जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो स्टार्ट हो गया है। अभी तक वाला पता है आप लोगों को, बहुत सारी बातें मैं बता रही हूँ। यहाँ से हम जब भी पढ़ाते हैं ना, जब भी आपके स्कूल्स में शुरू होता है चैप्टर, तो वो यहीं से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। और काफी सारे स्कूल्स तो ये भी नहीं पढ़ाते होंगे, या फिर कोचिंग्स में जहां पर भी हम पढ़ते होंगे वो ये पोर्शन कभी नहीं पढ़ाते होंगे, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट से मेन ये चैप्टर शुरू किया जाता है, उससे पहले वाला एक्सपेक्ट किया जाता है हर बच्चे को आता है, लेकिन वो किसी को नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए ये लेक्चर उन सभी बच्चों के लिए जो कि ये पार्ट स्किप कर देते हैं और उसके बाद बेसिक के लिए वो लास्ट में ऐसे कहते हैं कि यार काश पढ़ लिया होता, और उस टाइम टाइम नहीं होता हमारे पास। देखो, सबसे पहली चीज समझो, सबसे पहला लॉ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। यानी कि ये तो हम बहुत ही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, और ये जो है नीट में आया हुआ है, ठीक है जी। इसलिए आपको पता होना चाहिए ये लॉ किसने दिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, टोटल मास रिमेन्स कंजर्व्ड, यानी कि ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही क्रिएट किया जा सकता है। यानी कि रिएक्शन होने से पहले जो मास था, रिएक्शन होने के बाद जो मास है वो हमेशा इक्वल रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी चीज इसने हमें बता दी। अब देखो, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है H2 प्लस, यहाँ पर क्या है, हाफ O2, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से, बहुत एग्जाम्पल से भी करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहां पर देखोगे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 1, ठीक है। यहां पर क्या है भाई, 2, तो मल्टीप्लाई 2, तो कितना है भाई ये 2 ग्राम, ठीक है। आया बात समझ में? यहां क्या है भाई, हाफ, O का कितना है भाई 8, ठीक है। अब देखो O का एटॉमिक, अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, एटॉमिक मास लेंगे। काफी सारे बच्चे यहाँ पर भी मिस्टेक करते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास क्या 16, तो यहाँ पर कितना हो गया भाई 32, तो यहाँ पर कितना आ गया 60, ठीक है। यहाँ पर कितना आया 2, यहाँ पर कितना आया 16, ये रिएक्टेंट का हो गया, ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट हो गया। अब देखते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर कितना हो गया, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाई क्या हो गया भाई 2 प्लस इसका एटॉमिक मास कितना 16, एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक मास 16, तो 2 प्लस 16 कितना हो गया 18, तो भाई रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट की टोटल मास के इक्वल है, और यही ये लॉ कहता है। बहुत ही सिंपल सी चीज है ये, ठीक है। आगे चल सकते हैं, देखिए नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट लॉ आपको क्या कहता है भाई, नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। ये जो अभी हम बाकी के जो 3 लॉ करने वाले हैं, वो काफी सारे बच्चे ना डेफिनेशंस याद करने लगते हैं। डेफिनेशन को आप एग्जाम्पल के थ्रू याद रखिएगा, मेरा ये सजेशन है, क्योंकि डेफिनेशंस इनकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है याद करने में, बहुत सारे बच्चे इसको याद नहीं रख पाते हैं, काफी सारे नहीं रख पाते, तो डेफिनेशंस में आप मिस्टेक करते हो, तो इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू याद रखने की कोशिश करना एक बार। देखो क्या है, ऑल केमिकल कंपाउंड्स हैविंग कांस्टेंट रेशियो, कौन से मतलब फिक्स रेशियो बाय वेट इंडिपेंडेंट ऑफ देयर सोर्स,
मतलब ये लो ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए मैंने लिया वाटर, ठीक है, अब आप ओशियन वाटर ले लो, टैप वाटर ले लो, या फिर किसी भी आपके घर के वॉशरूम वाला वाटर ले लो, या फिर किसी भी टैप में कोई वाटर आ रहा है, कहीं से भी ले लो, लेकिन कहां से ये वाटर आया ये मायने नहीं रखता, ठीक है। ये कह रहा है कि जहां पर भी वाटर होगा उसमें यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कॉम्पोजिशन है वो हमेशा फिक्स ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने ओशन वाटर निकाला तो उसमें कॉम्पोजिशन बदल जाएगी, टैप वाटर से निकाला तो उधर से कॉम्पोजिशन बदल जाएगी, नहीं, सोर्स पे डिपेंड नहीं करता। ये कह रहा है कि जब भी वाटर की बात आप करोगे तो कॉम्पोजिशन यही रहेगी, मतलब बाय वेट, मतलब इसका एटॉमिक वेट कितना 1 × 2 2, और ये कितना हो गया 16, तो हमेशा जो कॉम्पोजिशन रहेगी वो 1:1:8 ही रहेगी। वो ये सिंपल सी बात कह रहा है कि सोर्स डिपेंड नहीं करता, कहां से आया है वाटर ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन जब भी आपको बात की जा रही है वाटर की तो उसकी कॉम्पोजिशन हमेशा ही 1:8 रहेगी, वो ये कह रहा है। कितनी सिंपल सी बात कह रहा है, और ये तो हमें पता भी है। क्यों पता है? क्योंकि अब हम इसको बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए NO2 है, अब ऐसे ही बाय वेट ध्यान रखिएगा, एटॉमिक वेट लेना है, कितना हो गया 14, यहाँ कितना हो गया 32, तो जो कॉम्पोजिशन है सिंपल होल नंबर में चेंज कर दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, ठीक है जी। हमेशा कॉम्पोजिशन क्या रहेगी NO2 की, यही रहेगी, चाहे वो कहीं से ही NO2 आई हो, दैट डजंट मैटर, सोर्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है। अभी आ गया, 2 लो समझ में आ गए होंगे, लेकिन जो नेक्स्ट वाला है वो थोड़ा सा संभल करके हमें करना है और समझ करके करना है। इसके एग्जांपल्स भी मैं लास्ट में आपको जरूर कराऊंगी। देखो अब सबसे पहले हम बात करते हैं, डेफिनेशन ढंग से पढ़ना है, तरीके से पढ़नी है और समझनी है, ठीक है। व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन, जब 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं, एंड टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, जैसे मानो कार्बन और ऑक्सीजन मैंने ले लिया, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन मैंने ले लिया, 2 एलिमेंट्स मैंने ले लिए, अब इनको कंबाइन करा रहे हैं तो ये 2 से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो यानी कि एक बार इन्होंने बना लिया भाई कार्बन मोनोऑक्साइड और एक बार बना लिया इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। इन दोनों ने कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद एक बार बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, एक बार बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड, इतनी बात हमें आ गई है समझ में। तो कह रहा है द मास ऑफ 1 एलिमेंट विच with the fixed mass of, देखो क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सी बात है, इसका एटॉमिक वेट कितना 12, इसका कितना 16, है ना, ऐसे ही इसका एटॉमिक वेट कितना 12, इसका एटॉमिक वेट कितना 32, ठीक है जी, ये तो हमें पता है। तो क्या इसका मास फिक्स है? इसका तो मास फिक्स है ना, तो ये जो बचा हुआ है यानी ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशो में होगा, ये क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशो में होगा। डेफिनेशन पढ़ेंगे अब आपको ज्यादा समझ में आएगी। देखो द मास ऑफ 1 एलिमेंट, ठीक है, विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट ऑलवेज बी इन रेशो ऑफ होल नंबर, यानी एक का मास तो फिक्स है, बाकी जो बचा यानी कि ये ऑक्सीजन ये जो कंबाइन कर रहे हैं वो सिंपल होल नंबर रेशो में होगा, यही कह रहा है ये लो, बाकी कुछ भी नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तसल्ली हो जाएगी हमें कि आया कि नहीं आया, और रिकॉर्डिंग को रोक करके सबसे पहले आपको खुद से ट्राई करना है। ये तो एग्जांपल हमने कर लिया, देखो ये मजेदार एग्जांपल है, बड़ा फेमस है, एनसीईआरटी में भी है, ठीक है, प्रदीप पब्लिकेशन वाली बुक में भी है, तो ये हर जगह आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, बहुत जगह मिल जाएगा ये आपको, ठीक है, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है ये। देखो बहुत सिंपल सी चीज क्या है, मेरे पास ये 5 है, ठीक है, कंपाउंड्स। अब देखो यहां पर देखोगे तो यहां पर N2 का कितना हो गया भाई 28 हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना आ गया 16, यहां देखो N का कितना हो गया, अगेन N2 है तो 28, ये कितना हो गया 32, ये कितना हुआ 28, ये कितना हो गया 48, ये कितना हो गया 28, ये कितना हो गया 64, है ना, और ये कितना हो गया 28, ये कितना हो गया इतना। आया बात समझ में? अब क्या है, एक का मास क्या है फिक्स, ये देखो इसका फिक्स,
फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। बचा क्या, ये और ये बच गया। तो अब क्या बच गया भाई, 16 रेशो 32 रेशो 48 रेशो 64 रेशो 80, यानी कि अपने पास क्या बच गया बेटा, 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 4 रेशो 5, यानी कि क्या है, मल्टीपल प्रोपोर्शन। जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो एक का मास फिक्स करके जो बाकी दूसरे वाला एलिमेंट बचा वो फिक्स नंबर होल नंबर रेशो में होगा। बहुत सिंपल सी चीज है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, ये आपको खुद से भी ट्राई करने हैं। देखो वाटर ले लिया, H2O2 ले लिया, ठीक है। अब यहां पर इसका एटॉमिक वेट कितना, 2, यहां पर इसका कितना भाई, 16, है ना। ऐसे ही इसका कितना भाई, 2 और इसका कितना भाई, 32। अब एक का मास क्या है, फिक्स, एक का मास क्या है भाई, फिक्स, ये लीजिए फिक्स। बाकी जो बचा वो सिंपल होल नंबर रेशो में होगा। ये तो हमें पता ही है, ये हमने पढ़ लिया, अब हमें आ गया है ना। आसान लग रहा होगा, अभी 2-3 एग्जांपल्स करके बहुत इजी लग रहा होगा। अब सोचो आपके आगे के लेक्चर्स कितने मजेदार होने वाले हैं, एक टॉपिक के ऊपर कितने क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, PYQs कितने कराने वाले हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखो, ये वाला जो लो है, वैसे तो हम इसको चैप्टर 5 में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, स्टेट ऑफ मैटर वाला जो चैप्टर उसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम इसको बहुत ज्यादा, मतलब ये सारी चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अभी आप पढ़ोगे थोड़ा सा ऐसा आपको लगेगा कि अरे यार मुझे क्रैम करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा भी आपको बताएंगे। बाकी चैप्टर 5 में इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे विद इन डिटेल। देखो ये क्या कह रहा है, इन ए गैसियस रिएक्शन, ठीक है, the reactants are always combined in a ratio by volume, ठीक है जी, and form products which is the simple ratio by volume at the same temperature and pressure, ठीक है। एक ये वाला जो लो है और दूसरा एवोगैड्रो लो, ठीक है, ये दोनों ही चैप्टर 5 में बहुत अच्छे से डिस्कस किए जाते हैं। लेकिन देखो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर मैं इसको शॉर्ट में बताना चाहूं, वैसे मैं ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात को समझना। आपने आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, आप नीट के स्टूडेंट्स हो, आपने आइडियल गैस के बारे में सुना तो होगा ही। आइडियल गैस क्या होती है, जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है ना। आइडियल नहीं होगा, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम नहीं मान के चलते। वो कह रहा है कि सेम टेम्परेचर, मतलब प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। पहले समझो, P क्या है, प्रेशर, ठीक है, V क्या है, वॉल्यूम, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर। लेकिन ये लो आपको क्या कह रहा है कि भाई आपने प्रेशर और टेम्परेचर को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही। बचा क्या, बचा क्या, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, यही तो बचा, और यही ये लोग कह रहा है, ठीक है। यानी कि आपको कह रहा है कोई भी गैसियस रिएक्शन मान लीजिए मैंने ले ली, ठीक है, ये कोई भी गैसियस रिएक्शन मैंने, ये जो लिखा हुआ है ये मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट अप भी कर ही दिया है ताकि आपको क्लियरली चीजें समझ में आ जाएं, ठीक है। अब देखो आपके पास ये गैसियस रिएक्शन है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स हैं वो आप कहते हो ना कि 1 मोल, यहाँ पर हमने लिया H2 का, है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि जब गैसियस रिएक्शन की हम बात करते हैं तो ये जो कोफिशिएंट्स है ना, ये आपको इसका वॉल्यूम बताते हैं, क्योंकि लॉजिकली अगर आप देखो तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। जब आप मोल्स की बात कर रहे हैं तो मतलब आप वॉल्यूम की बात भी कर ही रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात हो गई कि इसका एक वॉल्यूम, इसमें एक वॉल्यूम, लेकिन इसका क्या हुआ, ट्रू वॉल्यूम। तो ये क्या है, सिंपल होल नंबर रेशो में ही है, ये क्या है, सारे सिंपल होल नंबर रेशो में ही है। यही कह रहा है दिस लो, ठीक है, यही स्टेट कर रहा है ये, और कुछ नहीं कह रहा। देखो फिर से पढ़ लेते हैं। इन गैसियस रिएक्शन द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज कंबाइंड इन ए सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम। किस रेशो में, 1:1 में कंबाइन कर रहे हैं दोनों रिएक्टेंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, फॉर्म प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाया विच इज सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये भी क्या है, सिंपल रेशो में ही है, ठीक है, बाय वॉल्यूम। लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कितना सिंपल सी चीज है, ठीक है। बाकी डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में, कि बिल्कुल रट्टा मारना ही ना पड़े, वो चैप्टर 5 में मैं आपको अच्छे से कराऊंगी, ठीक है। चलिए
ये मैंने आपको करा ही दिया है, ठीक है, और ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर क्या हो गया भाई 1 वॉल्यूम, यहाँ क्या हो गया 3 वॉल्यूम, एंड ये प्रोडक्ट क्या बना रहा है भाई, यहाँ पर क्या है 2 वॉल्यूम। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब देखो ये वाला लो, ये भी हम वैसे तो चैप्टर 5th में ही अच्छे से बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम बताएंगे ही ऑब्वियसली। ये फिर से वही बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, क्या कह रहा है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, तो वो कह रहा है, अब देखना ध्यान से समझना इस बात को, अगर आप इमेजिन कर सको तो वो भी करना, नहीं तो मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल भी दे देती हूँ। यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर ये चीज है, मान लीजिए 2 कंटेनर्स हैं, ठीक है, अब इसने कहा कि भाई कुल मिलाकर के इसमें कोई गैस है, ठीक है, और इसमें कोई अलग गैस है, ठीक है, दोनों में अलग अलग गैसेस हैं। तो उसने बोला कि अगर 2 गैसेस का वॉल्यूम सेम है, कोई अलग गैस भी हो सकती है, इसमें कोई अलग है, इसमें कोई अलग है, लेकिन अगर इनका वॉल्यूम सेम है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, ठीक है, बात समझ में आई। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स भी इक्वल ही होंगे, ठीक है, ये बात कह रहा है एवोगैड्रो। लो कितनी चीज आसान है ये, ठीक है, 2 कंटेनर है, उसमें अलग अलग गैसेस है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वॉल्यूम सेम होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अरे हो गया, एग्जाम्पल करा दिया है, आगे चलेंगे। देखो ये वाला जो लो है ये भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है, बहुत इजी है, ये भी कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आराम से हम इसको कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम इसको ढंग से पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। डेफिनेशन के थ्रू अगर पहले डेफिनेशन पढ़ ली तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, इसलिए पहले एग्जाम्पल करेंगे और फिर आपको कराएंगे इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे उसके बाद। देखो जैसे इसने बोला कि 2 डिफरेंट आपने क्या ले लिया, एलिमेंट्स ले ली और आपस में कंबाइन कर रहे हैं वो, ठीक है। तो जैसे मानो कि 2 डिफरेंट एलिमेंट्स लेके आपस में कंबाइन करेंगे एक फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ। जैसे मैंने ले लिया, एक ले लिया Na और एक ले लिया बेटा Cl, ठीक है। अब ये 2 अलग अलग एलिमेंट्स मैंने ले लिए, ठीक है। अब इसको मैंने किसी भी फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन कराना है, तो इसको कंबाइन कराया तो बना NaH यानी सोडियम हाइड्राइड। इतनी बात समझ में आई। जब मैंने इन दोनों को कंबाइन कराया तो यहां से बना HCl। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन कराए किसी थर्ड फिक्स्ड मास के साथ मैंने इनको कंबाइन कराया, ठीक है, ये इसने अभी तक हमने इतना ही पढ़ा था। आगे देखते हैं। The ratio of the masses in which they do so are either the same as or a simple multiple of the ratio of the masses in which they combine। क्या तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है मैम ये डेफिनेशन, है ना, इसको इजी करने की कोशिश करनी है हमें, इसमें और ज्यादा घुसना नहीं है हमें, ठीक है। देखो ये इसका मास तो हो गया बेटा फिक्स, मतलब इसका होता है 23, इसका होता है 1, ऐसे इसका होता है 1, इसका कितना होता है 35.5, तो इसका मास तो फिक्स हो गया ना बेटा, इसका मास फिक्स हो गया। फिर ये जो बचा है, ये जो बचा है ये भी तो बन रहा है 23 रेशो, अब कटता तो है नहीं, इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे, यही है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अगर इसके अंदर डेफिनेशन में घुसने बैठे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले ही बोला एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और फिर आप डेफिनेशन अगर पढ़ेंगे तो आपको इजी लगने लगेगा। आप देखो डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं कि 2 डिफरेंट एलिमेंट्स लिए, ये लीजिए जी, ले लिए, कंबाइन किया सेपरेटली, ठीक है, किसके साथ, इसके साथ, फिक्स्ड मास के साथ हमने इनको सेपरेटली कंबाइन कराया। जब इसको सेपरेटली कराया तो इसने बनाया सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, इसको अगर मैंने कंबाइन किया इसने बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है जी। अब यहां पर देखो द रेशियो ऑफ द मास इन विच दे आर आइदर द सेम और ए सिंपल मल्टीपल। अब ये वाला इसका तो मास फिक्स है बेटा, तो जो फिक्स वाला है उसको मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहां से जो बचा, ये वाला जो बचा वो क्या होगा, कंबाइन कर रहा होगा आपस में, द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच दे कंबाइन। बस ये रेशियो ही तो है जिसमें ये कंपाउंड बन रहा है, इसी रेशियो में तो ये वाला कंपाउंड बन रहा है, बस यही कह रहा है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब यहां तक आपका सारा के सारा बेस मैंने कंप्लीट करा दिया बहुत अच्छे से।
अब हम इसके क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको करा देती हूँ कि आपके एग्जाम में ये पूछा कैसे जाता है, ठीक है ना, उससे आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। चलिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कितना पहले खुद से ट्राई करना है क्योंकि अभी आप सब कुछ पढ़ चुके हो, और फिर आपको ये रिकॉर्डिंग ऑन करके अपना आंसर चेक करना है, ठीक है जी। अब देखो, फॉर द गैसियस रिएक्शन, ये आपके पास ये रिएक्शन दी हुई है, ठीक है जी, इतनी बात हमें आई समझ में। उसके बाद दिया हुआ है 40 ml ऑफ हाइड्रोजन। देखो पहले मैं ये रिएक्शन लिख लेती हूँ भाई, है ना, तो यहां पर हो गया ये रिएक्शन मैंने लिख ली, ठीक है। अब देखो जो जो बोल रहा है वो लिखते हुए चलेंगे हम। इसमें क्या है, 40 वॉल्यूम, ये लीजिए 40 ml वॉल्यूम दे रखा है आपको, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट विद क्लोरीन, ठीक है जी। ये जो है H2 वो पूरी तरीके से Cl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। फाइंड आउट द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। अब हमें इसका वॉल्यूम भी निकालना है और हमें HCl का वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। कहोगे मैम कैसे निकालें, अभी तो बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा है ना, तो इसको इजी करते हैं हम। देखो कि अभी हमने पढ़ा था कि गैसियस रिएक्शन में लॉ ऑफ गैस वॉल्यूम हमने पढ़ा था, गैसियस वॉल्यूम, वही लॉ यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अगर आप वो लॉ वापस जाकर देखोगे या फिर अभी आपने रिसेंटली पढ़ा है तो आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी कि भाई ये क्या है, इसका एक वॉल्यूम, इसके एक वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर बन कितना रहा है भाई, 2 वॉल्यूम। तो अगर इसका 40 वॉल्यूम बन रहा है तो इसका भी क्या बनेगा, 40 ml, और इसका कितना बनेगा भाई, 80 ml। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, दोनों का आंसर निकल गया, ठीक है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। आई होप आ गया होगा, इसको हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये लो अभी क्या कह रहा है। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं आपको, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आर इलिस्ट्रेटेड, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये पैटर्न डाल दिया है आपके क्वेश्चंस का। देखो क्या कह रहा है, कार्बन कंबाइन विद हाइड्रोजन इन PQR, यानी कि एक तरफ मैं लिख लेती हूँ P, एक तरफ लिख लेती हूँ Q और एक तरफ लिख लेती हूँ मैं R, ठीक है जी। अब उसने कहा कि कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, कार्बन जो है ऐसे लिख लेती हूं मैं, ठीक है, या फिर कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है जी, लिख लिया मैंने, ठीक है। आपको भी ऐसे सीक्वेंस में डिकोड करना है, फिजिकल हमेशा आसान हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। अब उसने कहा कि हाइड्रोजन का परसेंटेज मुझे दिया हुआ है कितना, 25, पहले केस में दे रखा है 25, ये लो जी परसेंट दे रखा है, ठीक है। दूसरे में दे रखा है 14.3%, ठीक है जी, और तीसरे में दे रखा है 7.7%। इतना क्वेश्चन आप देखिएगा, आपको अगर समझ में आ रहा है तो बहुत इजी हो जाएंगी आपके लिए चीजें जो हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से हमें आसान बनानी है चीजें, डिकोड कर देना है इसको। ठीक है, अब देखो, अब ये 25% दे रखा है तो जाहिर सी बात है 100 में से माइनस कर दो, कार्बन कितना बचा, 75, इसको मैं, कार्बन कितना बचा, 75, ये लीजिए 75। अब इसको 100 में से 14.3 को माइनस कर दीजिए, कितना बनेगा, 14.3 अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा 85.7, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 100 में से 7.7 को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, दैट इज 92.3 बच जाएगा आपके पास, क्या बचेगा, 92.3, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। सिर्फ मैंने क्या किया, मुझे हाइड्रोजन का परसेंटेज दे रखा था, मैंने बचा कुछ 100 में से माइनस किया, इस 25 को 75 आ गया, ऐसे ही 100 में से इसको माइनस किया, बचा हुआ सारा कार्बन ही होगा, ऐसे ही मैंने 100 में से 7.7 माइनस कर दिया तो भाई मेरे पास जो बचा कुछ होगा वो कार्बन ही होगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है भाई, इसको कन्वर्ट करना है, देखो कैसे, यहां पर देखना, जरा ध्यान से समझना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, डिवाइड कर दो, 25 को डिवाइड करोगे 25 से, स्मॉल डिजिट ही लेते हैं हम, 75 डिवाइड बाय 25, ठीक है।
ऐसे ही सेम इसमें करना है, 14.3 से डिवाइड कर देना है, स्मॉलेस्ट को ही किया करो हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको सिंपल रेशो में कन्वर्ट करना है भाई, कुल मिलाकर के हमें क्या करना है, सिंपल रेशो में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, है ना, और तो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, लिख दीजिए 1 हो गया ये। तो अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ देखिएगा तो 6 आएगा, यहाँ आप करिएगा तो 12 आएगा। तो अब क्या देखा आपने कि भाई एक का मास क्या करना था, फिक्स, ये तो हमने पढ़ाई था ना कि एक का मास फिक्स है, तो देखो दिख रहा है एक का मास तो फिक्स है, दिख ही रहा है ना, इसमें तो कुछ कैलकुलेशन या बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिख रहा है हमें। जब हमने इसको सिंपल होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करने की कोशिश करी तो एक का मास फिक्स हो रहा है, ठीक है। अब बाकी बचा क्या, 3:6:12 बच गया। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, 1:2:, ठीक है, 4, ठीक है। अब यानी कि ये किसको दिखा रहा है, कौन सा लो फॉलो अप कर रहा है कि एक का मास फिक्स हो और बाकी जो है सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा तो मल्टीपल प्रोपोर्शन शो कर रहा है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से करेक्ट वन कौन सा होगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला होगा। आपको चीजें अब समझ में आ रही होंगी कि लो किस तरीके से अप्लाई करना है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, ठीक है। आज आपका पूरा के पूरा जो बेसिक है वो मैंने पूरे अच्छे तरीके से आपको खत्म करवा दिया है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आपके लिए अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें हम मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, और मोल कॉन्सेप्ट में जिसको भी अभी तक दिक्कत आती है वो सभी के सभी हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको डाउट्स नहीं आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी, PYQs लेकर के आऊंगी। तो अभी आज के लिए इतना ही, इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा, नोट्स जरूर बना लीजिएगा। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो। 700 प्लस